आज हमने कमेंसलिज्म से स्टार्ट करना है, जिसमें एक स्पीशी को बेनिफिट होता है और दूसरी स्पीशी अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, इन दिस इंटरेक्शन वन ऑफ द स्पीशी इज बेनिफिटेड, एक को बेनिफिट होता है और जो दूसरी स्पीशी होती है ना ही उसको ये हार्म होता है ना ही कोई बेनिफिट होता है। तो इसकी एग्जाम्पल है फर्स्ट जो हमने रीड करनी है, एपीफाइट्स ऑन मैंगो ब्रांच। मतलब कि मैंगो ट्री के ऊपर क्या होते हैं एपीफाइट्स, मतलब जैसे ऑर्किड एपीफाइट के रूप में क्या करता है, मैंगो ब्रांच के ऊपर चला जाता है। जैसे एक मैंगो ट्री है, उसकी ब्रांच के ऊपर ये ऊपर को ग्रो करता है। इससे क्या होता है, इसको एक्सपोजर मिल जाता है सनलाइट का, जिससे ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाता है। और मैंगो ट्री जो होता है उसकी जो ब्रांच होती है उसको कोई दिक्कत नहीं है। देन सेकंड आती है हमारे पास बारनेकल्स ऑन वेल। एक वेल के ऊपर क्या होता है, जो पानी में वेल होती है उसके ऊपर बारनेकल्स, मतलब एक तरह के इंसेक्ट होते हैं, क्रस्टेशियन में आते हैं ये, वो उसके ऊपर रहते हैं, वेल की ना बॉडी के ऊपर वो स्टिक हो जाते हैं। वेल को ये बात का पता नहीं होता, लेकिन ये जो बारनेकल है इनको क्या बेनिफिट होता है, इनको शेल्टर मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन मिल जाती है और प्रेडेटर से प्रोटेक्शन मिलती है। क्योंकि वेल एक बड़ी मछली है, उसके पास तो कोई आएगा नहीं, तो फिर ये बच जाते हैं अपने प्रेडेटर से। थर्ड हमारे पास है कैटल एग्रेट्स एंड कैटल्स। मतलब कि कैटल के ऊपर कैटल एग्रेट्स आ जाते हैं, कैटल के ऊपर कुछ इंसेक्ट आ जाते हैं। जब कैटल्स ग्रेजिंग कर रही होती है ना, घास फूस खा रही होती है, नीचे से ग्रेज कर रही होती है, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे इंसेक्ट उड़ के कैटल के ऊपर लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, बाद में बर्ड्स आते हैं और इस कैटल के ऊपर फीड करते हैं। और वो फीड किस पे कर रहे होते हैं, इंसेक्ट पे। मतलब कैटल के ऊपर जो इंसेक्ट लगा है, एग्रेट्स उसको खाते हैं। इसीलिए एग्रेट्स को इसमें फ़ायदा होता है और कैटल्स को ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई हार्म होता है, क्योंकि वो बेसिकली इंसेक्ट हैं, थोड़ी ना पैरासाइट है जो कैटल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने तो वैसे भी उतर ही जाना था, तो लेकिन इनको फ़ायदा हो जाता है, इनको नीचे से ना ढूंढने नहीं पड़ते घास में से इंसेक्ट, कैटल के ऊपर फीड कर लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास सी एनेमन एंड क्लोन फिश। सी एनेमन में क्या होता है, मतलब कि जो सी एनेमन है ना, इनके ऊपर क्लोन फिश रहती है। ये ना सी एनेमन पानी के अंदर होते हैं, ये थोड़े पॉइजनस होते हैं, इनके ना टेंटेकल्स होते हैं जहाँ पर ये क्लोन फिश रह रही होती है। अब ये पॉइजनस होते हैं, कोई इनके पास आता नहीं है, इसीलिए जो फ़िश है वो प्रीडेटर से बच जाती है और इसको शेल्टर मिल जाती है। पॉइजनस ये होते हैं तो फ़िश को क्यों नहीं अफेक्ट करते, क्योंकि फ़िश के ऊपर एक थिक म्यूकस का कोट होता है, जिसकी वजह से वो अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन ये जो टेंटिकल्स हैं इनको ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पैरासिटिज्म, जिसमें एक स्पीशी को बेनिफिट हो रहा है और दूसरे को हार्म हो रहा है। इसमें आ जाता है पैरासाइट जो होस्ट के ऊपर रह रहे हैं। मतलब कि कुछ तरीके के ऑर्गेनिज्म किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं, वहाँ से अपना खाना पानी लेते हैं, जबकि जिसके ऊपर वो रह रहे हैं उसको बहुत नुकसान होता है। तो ये जो पैरासाइट है इनको फ्री फूड, फ्री शेल्टर मिलता है। इनकी अडेप्टेशन क्या होती है, ये जो पैरासाइट है इनके ऊपर ना सक्कर्स लगे होते हैं जो होस्ट से न्यूट्रिशन सक करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई अननेसेसरी सेंस ऑर्गन नहीं होती है। इनकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब कि इनके पास जो रिप्रोडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करके अपने जैसी और स्पीशीज़ भी ये बना लेते हैं। इनके पास कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। अब पैरासाइट का होस्ट के ऊपर क्या अफेक्ट होगा, जो होस्ट है ना जिसके ऊपर पैरासाइट रह रहा है उसका जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जितना इसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो उसको मिल ही नहीं रहा, ये ले ही जा रहा है उसका न्यूट्रिशन, तो फिर ये इसने तो वीक होना ही है। इसीलिए इसका जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है, इसकी ग्रोथ रिप्रोडक्शन वो कम हो जाती है, इसके अलावा इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी वो कम हो जाती है। और ये जो होस्ट है, अब क्या है कि जो प्रीडेटर है वो उनके लिए बढ़िया चीज़ हो गई, क्योंकि पैरासाइट ने इसको वीक कर दिया, तो अब प्रीडेटर इसके ऊपर आसानी से हमला कर सकते हैं, इसको खा सकते हैं। तो फिर क्या होता है, ये जो प्रीडेटर के लिए इसकी जो बॉडी है होस्ट की वो ज़्यादा वैल्यूएबल बन जाती है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी मिल जाएगा, होस्ट कोई एफर्ट नहीं मारने पड़ेंगे। पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी बहुत सिंपल है और इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उसको कंप्लीट होने के लिए एक से ज़्यादा होस्ट चाहिए।
फॉर एग्जांपल मलेरिया पैरासाइट, जैसे कि प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है, तो उसको कंप्लीट होने के लिए मस्कीटो भी चाहिए, उसको ह्यूमन भी चाहिए उसके लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए। लीवर फ्लू के लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने के लिए फिश या स्नेल दोनों में से कोई एक चीज़ चाहिए और साथ में ह्यूमन चाहिए। को एवोल्यूशन क्या होता है, पैरासाइट क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है अकॉर्डिंग टू होस्ट। अगर होस्ट में कोई चेंज आता है, ये भी उसी तरीके से चेंज हो जाता है, बस ये अडेप्टेशन ले आता है अपने आप में। उसके बाद जो पैरासाइट है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, एक्टोपैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। एंडोपैरासाइट के एग्जांपल है एस्कैरिस, लीवर फ्लू, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एक्टोपैरासाइट के एग्जांपल है डॉग के ऊपर टिक्स, ठीक है, डॉग के ऊपर टिक्स पड़ जाती है ना, वो उसका खून चूसती रहती है डॉग का, है ना। इसके अलावा ह्यूमन के ऊपर लाइस जुएँ पड़ जाती हैं, कॉपीपॉड्स फिश के ऊपर। अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स में ये दो तरीके के हो सकते हैं, कंप्लीट और पार्शियल। कंप्लीट का मतलब है होलो पैरासाइट, जिसमें कैस्केट आ जाता है। पार्शियल में आ जाता है सैंडल, मतलब चंदन, इसको हेमी पैरासाइट कहते हैं। हेमी पैरासाइट क्यों कहते हैं इसको, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर चंदन का पेड़ है, ठीक है, ये सैंडल है, तो फिर ये क्या करेगा, इसके पास अगर कोई बिगर ट्री होगा ना, तो उसकी रूट्स से ये अपना थोड़ा सा न्यूट्रिशन ले लेते हैं, इसलिए पार्शियल है। पूरी तरीके से नहीं लेता, अपना न्यूट्रिशन बनाता ही है, लेकिन इससे भी थोड़ा सा ले लेते हैं, आधा सा। इसके अलावा ब्रूड पैरासिटिज्म होता है, मतलब एक धोखे वाला पैरासिटिज्म हम इसको बोल सकते हैं। ये एक ट्रू पैरासिटिज्म नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें इसके एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ कि क्रो और कुको इसके एग्जांपल है। मतलब कि इन दोनों के जो एग होते हैं ना, वो रिसेंबल करते हैं, दोनों मैच करते हैं इसके एग। तो लेट्स से कि एक ट्री है, उस ट्री की ब्रांच पे एक नेस्ट है जिसके ऊपर क्रो था, उसने क्या किया, एग ले किए, और ये क्रो का ही नेस्ट है, ठीक है, इसने एग ले करे। अब क्या आएगी, कुकू आएगी, कोयल, वो आएगी, और जैसे ही क्रो गया खाना खुना लेने के लिए, तो फिर कुकू आएगी, उसने अपना एग ले करके चली गई। क्रो आया, बड़ा ध्यान रखा अपने सारे एग का, उसने समझा मेरा ही एग है, उसका भी बड़ा ध्यान रखा, और बाद में जब वो एग हैच किया तो देखा उसमें से निकला क्या, कुकू। तो बड़ा धोखा हो गया इसके साथ, इसलिए इसको ब्रूड पैरासिटिज्म बोला जाता है। इसका जो ब्रीडिंग सीज़न है वो स्प्रिंग टू समर होता है, एनसीईआरटी ने आपको बताया है ताकि आप ऑब्जर्व कर सको। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंपटीशन आ जाता है, जिसमें दोनों स्पीशीज़ को नुकसान होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, लड़ाई होगी, लड़ाई से दोनों को नुकसान ही होएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, दो बड़ी रिजेंबल करती हैं आपस में, जो स्पीशीज़ होती हैं वो सेम रिसोर्स के लिए कम्पीट करती हैं। रिसोर्सेज हमें पता है लिमिटेड होते हैं, ठीक है, तो फिर वो उस लिमिटेड रिसोर्स के लिए आपस में लड़ाई करती हैं। इसके अलावा जो टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज़ होती हैं, मतलब मैच ही नहीं करती एट ऑल, ये ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है उसमें, लेकिन अगर उनका खाना सेम है या फिर कोई और रिसोर्सेज को वो यूज़ करते हैं वो सेम है, तो फिर उनमें भी कंपटीशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्लामिंगो एंड फ़िश। अब फ़िश पानी में रहती है, फ्लामिंगो आपको पता है कितना उससे अलग है, बड़ा होता है, तो फिर ये क्या करते हैं, लेकिन पानी में ज़ूप्लैंक्टन तो है जहाँ पे दोनों ने फीड करना है, तो देखो एक ही चीज़ के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं, तो कंपटीशन है यहाँ पर अनरिलेटेड स्पीशीज़ में भी। कई बार क्या होता है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड की जगह अनलिमिटेड होते हैं, बड़े सारे रिसोर्सेज हैं हमारे पास, ठीक है, फिर भी उसको पाने के लिए कंपटीशन हो रहा है। ऐसा क्यों है, इस कंपटीशन को इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। जैसे लेट्स से कि आपके पास एक मम्मा ने आपको एक टॉफ़ीज़ का डिब्बा ला के दिया, बहुत सारी टॉफ़ी है उसमें, ठीक है। अब आपने एक टॉफ़ी खाई, आपने 2 खा ली, आपने 4 खा ली, आपने 10 खा ली, फिर क्या होगा, 11वीं या 12वीं टॉफ़ी पे मम्मा आपको डांटने लग जाएंगे कि बस कर, और नहीं खानी है। देखो आपके पास रिसोर्स अनलिमिटेड है, लेकिन स्टिल कोई इंटरफेयर कर रहा है और आपको नहीं खाने दे रहा, इसको इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो फीडिंग एफिशिएंसी है मेंबर्स की, दैट इज़ अफेक्टेड बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़। मतलब कि एक स्पीशी के पास, एक स्पीशी की जो फीडिंग एफिशिएंसी है वो अफेक्ट हो रही है किसी दूसरी स्पीशी की वजह से, जबकि रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। जैसे कि हमारे पास लायन है,
ठीक है, हमारे पास डियर हैं, हमारे पास वॉल्फ हैं। तो ये जो वॉल्फ हैं इन्होंने भी डियर को खाना है, लेकिन लायन को देख के ये भाग गए। ठीक है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड थे, बड़े सारे डियर थे यहाँ पर, ये भी खा सकता था, ये भी खा सकता था। लेकिन हुआ क्या, ये जो वॉल्फ थे वो खाए ही नहीं, इसने खाया ही नहीं, लायन को देख के भाग गए वो। एक और स्पीशी की वहाँ पे क्या हो गई, इंटरफेरेंस हो गई। ठीक है, अगर इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करें तो गॉस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़े अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया। उन्होंने बताया कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ कंपीटिंग फॉर सेम रिसोर्स, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ये दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशी हैं, ये compete कर रही हैं एक ही रिसोर्स के लिए। कैन नॉट को एग्जिस्ट, दोनों नहीं compete कर सकती हैं एक ही टाइम पे। जो सुपीरियर वाला है, द सुपीरियर वन, द लॉयन, वो क्या करेगा, वो इन्फीरियर वाले को एलिमिनेट कर देगा। ठीक है, दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रही हैं, लेकिन उसमें जो स्ट्रॉन्गर वन है ना, वो वीकर वन को एलिमिनेट कर देगा, भगा देगा कि नहीं भाई तू जा। इसकी एग्जांपल है हमारे पास गैलापागोस आइलैंड में क्या था, ग्रास था। ठीक है, रिसोर्स अनलिमिटेड था, वहाँ पर गोट भी थी, वहाँ पर अबिंडेंट टोटराइज भी थे। अब ये जो गोट थी, इसकी जो फीडिंग एफिशिएंसी थी वो बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए इसने जल्दी जल्दी, इसने फीडिंग एफिशिएंसी ज़्यादा थी तो ग्रास खा लिया, इसीलिए ये जो टोटराइज थे ये 10 सालों में एक्सटिंक्ट हो गए थे उस आइलैंड से। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिलीज। इसमें क्या होता है, एक ही जगह पर दो स्पीशीज़ रह रही हैं, इन्फीरियर और सुपीरियर, लेकिन इन्फीरियर वाले के लिए ना जो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज है, मतलब रहने की जो जगह है वो बड़ी कम है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक सुपीरियर स्पीशीज़ रह रही हैं। ठीक है, तो फिर अगर क्या हो, अगर हम एक्सपेरिमेंटली ये सुपीरियर वाली को रिमूव कर दें, हटा दें उस जगह से, तो फिर क्या होगा, जो इन्फीरियर वाली स्पीशीज़ है वो बहुत जल्दी जल्दी एक्सपैंड कर जाएगी। ठीक है, एक हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ ब्लू कलर की और कुछ वाइट कलर की स्पीशीज़ है। ये जो ब्लू कलर की स्पीशीज़ है ना, ये बड़ी ताकतवर है, ये सुपीरियर है, और ये जो वाइट कलर की है ये इन्फीरियर है, इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी कम है। हमने क्या किया, और इनको ना रहने के लिए कोना सा मिल रहा है, बस थोड़ी सी जगह मिल रही है, जबकि इनको बड़ा ज़्यादा एरिया मिल रहा है। हमने क्या किया, हमने एक्सपेरिमेंटली इसको रिमूव कर दिया, और फिर हमने देखा कि ये जो इन्फीरियर वाली है ना, ये बड़ी जल्दी एक्सपैंड कर रही हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारे पास कोस्ट इन स्कॉटलैंड। इसमें क्या हुआ था, बारनेकल्स थे हमारे पास, एक लार्ज थे और सुपीरियर थे, एक स्मॉल थे और फिर इन्फीरियर थे। जो लार्ज और सुपीरियर थे बैलेनस, इनको हमने एक्सपेरिमेंटली रिमूव कर दिया, और हमने देखा कि जो कैथेमेलस स्पीशीज़ है, जो इन्फीरियर है और छोटी है, वो बड़ी जल्दी एक्सपैंड हो गई है।